वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 561 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए और फोकस करने वाले हैं हम इसमें इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आज 17 हो गई है, 17 सितंबर 2020 और 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है आप लोगों का। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। इनमें से कौन सा तत्व जल चक्र में भाग नहीं लेता? बताइए, कौन सा तत्व जलीय चक्र का भाग नहीं है, या कौन सा कारक इसको कह सकते हैं जो जल चक्र में भाग नहीं लेता? वाष्पीकरण लेता है, संघनन लेता है, वर्षण लेता है। संघनन की प्रोसेस से बादल बनते हैं। पहले वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन की प्रोसेस से बादल बनेंगे, फिर वही पानी जो लिक्विड फॉर्म से वाष्पीकरण के द्वारा गैस बना, गैस से ठोस अवस्था में मतलब बर्फ़ के रूप में नीचे गिरेगा या फिर लिक्विड फॉर्म में नीचे गिरेगा। तो इस तरह से ग्लेशियर पिघले, फिर पानी बना, पानी से वाष्पीकरण हुआ, फिर संघनन की प्रोसेस से बादल बने, फिर बर्फ़ पड़ गई, फिर ग्लेशियर कवर हो गए। और क्या हो गया, जो बारहमासी नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली, उनका फ्लो बना रहता है। जलयोजन नहीं है, बी गलत है। तो जलयोजन जल चक्र का हिस्सा नहीं है, भाग नहीं है। जलीय चक्र पृथ्वी के जीव मंडल में विभिन्न रूपों में, जैसे ठोस, तरल, गैस में जल का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधस्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी है। जल चक्र में वर्षण, संघनन, वाष्पोत्सर्जन आदि तत्व शामिल हैं। कारक भी बोल सकते हैं इनको, कारक ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महासागरीय अधस्थल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, महाद्वीपीय सेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। महासागरों के अंदर जीवाश्म ईंधन के स्रोत महाद्वीपीय सेल्फों पर ही पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, महासागरों के जल के नीचे की भूमि को महासागरीय अधस्थल कहते हैं। महासागरीय अधस्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है: महाद्वीपीय सेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे सागरीय मैदान और महाद्वीपीय गंभीर। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा 2014 या 15 में पूछ रखा है। और पूछा किस तरह से था, इनको स्थल से समुद्र की तरफ सजाना था, कौन कौन आता है इसी ये करके पूछा था कि महासागरीय सेल्फ आएगा और उसके बाद महाद्वीपीय ढाल कहाँ होगा, गहरे सागरीय मैदान कहाँ होंगे, गंभीर, महासागरीय गंभीर कहाँ होगा, इस तरह से पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, गहरे सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग हैं। ये मैदान महीन कणों तथा अवसादों जैसे कि मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। कौन? गहरे सागरीय मैदान मृत्तिका और गाद से ढके होते हैं, करेक्ट है। गहरे सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, करेक्ट है। ये विश्व के सबसे चिकने और सपाट भाग होते हैं। तो करेक्ट हो गए तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग होते हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे कि मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, नुकीले शिखरों वाले पर्वत जो समुद्री तल से ऊपर की ओर उठते हैं किंतु महासागर की सतह तक नहीं पहुंच पाते, उनको समुद्री टीला कहते हैं। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं या कोई और प्रोसेस है? ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। डिस्कवरी में देखा होगा आपने। तो नुकीले शिखरों वाले पर्वत जो समुद्री तल से ऊपर की ओर उठते हैं किंतु महासागरों की सतह तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें समुद्री टीला कहते हैं। समुद्री टीला, समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं।
ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। और एम्पेरर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूहों का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कौन से कारक महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से कारक हैं वो जो महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? इनमें से अक्षांशीय स्थिति तो होगा ही होगा, स्थल एवं जल का असमान वितरण भी होगा। सनातन पवनें हैं, बिल्कुल सनातन पवनें जो हैं लहरों को इधर से उधर स्थानांतरित करती हैं। महासागरीय धाराएं भी हैं। ज्वार भाटा है, अधिकतर विद्यार्थी ज्वार भाटा को भी लगा देंगे इसमें, जबकि गलत है, ज्वार भाटा नहीं है। 1 2 3 4 केवल होगा, 5वां नहीं होगा। तो देखिए, महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांशीय स्थिति, स्थल एवं जल का असमान वितरण, सनातन पवनें तथा महासागरीय धाराएं हैं। ज्वार भाटे से मतलब नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ाती हैं। बिल्कुल बढ़ाती होंगी, वो गर्म है तो ठंडे क्षेत्रों में तो तापमान को बढ़ा ही देगी ना। जबकि ठंडी धाराएं गर्म क्षेत्रों में, गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं। कोल्ड करंट, वार्म करंट पढ़ाया नहीं पढ़ाया? अलग से ही पूछा जा सकता है कि कौन सी कोल्ड है कौन सी वार्म है। और ये भी पूछा जा सकता है किस महासागर की है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सौर विकिरण की मात्रा घटने लगती है। घटने लगती है या बढ़ने लगती है? ऑब्वियसली घटेगी। इक्वेटर पर तो सूर्य चमचमाता है ना, ऊपर पोल्स पे कहाँ, ऊपर तो बर्फ़ जमी है। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ऐसा है क्या? यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दी जाती है। 0 डिग्री ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब ये कह रहा है यहाँ जो महासागर है ना, अब अटलांटिक ऊपर भी है नीचे भी है, पैसिफिक ऊपर भी है नीचे भी है कि नहीं है? तो ऊपर वाले एरिया के अधिक गर्म है, अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं कह रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर एरिया ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा है, उसी की वजह से तपते हैं वो। तो ये सारे के सारे करेक्ट हो गए। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, बात करें अगर महासागरीय धाराओं की, तो गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी महासागरीय धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं। स्थल एवं जल का असमान वितरण में देखें तो उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण, समझ गए आप कारण, अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अक्षांश में देखा जाए तो ध्रुवीय विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सौर विकिरण की मात्रा घटने लगती है, जिसके कारण महासागरीय सतहों का तापमान घटता चला जाता है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसको क्या कहेंगे हम? ताप प्रवणता, महासागरीय ड्रिफ्ट, हेलोक्लाइन या फिर महाद्वीपीय सेल्फ। महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसको क्या बोलते हैं? ताप प्रवणता, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसको ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन कहा जाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता मतलब थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। आयतन का, जल के आयतन का 90%। महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व बताइए इनमें? महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए, सोडियम इसका आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे, लेकिन सोडियम से भी ज़्यादा अधिक मात्रा में एक तत्व है पाया जाता है, वो है क्लोरीन। दूसरे नंबर पर आता है सोडियम का नाम। तो देखिए, लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग यानी 0% या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। समुद्री जल में घुले हुए खनिज लवणों में सबसे अधिक मात्रा में क्लोरीन 18.97 ग्राम, उसके बाद आता है सोडियम 10.47 ग्राम और तीसरे नंबर पर सल्फेट 2.65 ग्राम। ठीक है भाई, क्लोरीन लगाना आप, क्लोरीन नहीं है तो सोडियम। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए।
इनमें से कौन से कारक महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं? इंपॉर्टेंट है। सॉलिनिटी ऑफ ओशियन। लवणता अधिक है तो क्या करोगे? मान लीजिए गिलास की लवणता अधिक है, गिलास आधा खाली है, उसमें क्या करो? प्योर वाटर मिला दो, तो लवणता घटेगी कि बढ़ेगी? अरे घटेगी कि बढ़ेगी? घट जाएगी ना। तो नदियों का अगर फ्रेश वाटर जाएगा तो महासागरीय लवणता प्रभावित होगी कि नहीं होगी? होगी। कैसी प्रभावित होगी? अच्छी वाली कि बुरी वाली? अच्छी वाली प्रभावित होगी। वाष्पीकरण एवं वर्षण ये भी प्रभावित करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। ज़्यादा वर्षण होगा तो लवणीय हो जाता है पानी, और वर्षण होता है तो इम्पैक्ट डालता है अच्छा वाला। महासागरीय धाराएं अगर मिलती हैं तो भी प्रभावित होती है लवणता। मैंग्रोव वनस्पतियाँ कुछ नहीं करती इसमें, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। 2 3 4 भी। तो महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने और पिघलने की क्रिया से अधिक प्रभावित होती है। और नदियाँ ये भी बहुत लेकर आती हैं रसायन खेतों से, तब तो बुरी तरह प्रभावित करेंगी। अगर ताजे जल की नदी है तभी अच्छी तरह प्रभावित करेगी उसको, मतलब सुप्रभावित कुप्रभावित। तो देखिए, पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं भी लवणता में विभिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। जल की लवणता, तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंध होते हैं। जल की लवणता से तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उस क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। ठीक है, सुन लिया ना। तापमान तथा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उस क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है भाई। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? मृत सागर, बान झील, चिल्का झील, ग्रेट सॉल्ट झील। इनमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है टर्की की बान झील में, 330% है, बहुत ज़्यादा है ये। एक नाम है यहाँ पर चिल्का, उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लैगून है, न केवल भारत की बल्कि एशिया की। अगर विश्व की पूछा जाए तो कैस्पियन सागर, यहाँ लवणता की बात हो रही है लेकिन। तो विश्व में उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र हैं टर्की की बान झील। कितनी लवणता है इसमें? 330%। एक होता है 100%, 100 की भी डबल है, और 200 मतलब 150% का भी डबल कर दोगे तो 330%, ऊपर ही है थोड़ा। उसके बाद है मृत सागर की, डेड सी की, वो कितनी है? 338%। और ग्रेट सॉल्ट लेक की कितनी है? 220%। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ जाते हैं। बंगाल की खाड़ी की लवणता कम तथा अरब सागर की लवणता अधिक होती है, क्यों है ऐसा? क्या बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक आते हैं जबकि अरब सागर में नहीं आते या कम आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में भी तो कितना बुरा प्रभाव डाला था, और पूरब की तरफ अम्फान ने। तो पहला तो नहीं हो सकता। बंगाल की खाड़ी विषुवत रेखा के ज़्यादा निकट है जबकि अरब सागर दूर है, क्यों? बराबर ही है ना दोनों के दोनों। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। तीसरे पर आ जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में नदियों द्वारा अधिक मात्रा में ताजे जल का प्रवाह होता है जबकि अरब सागर में ताजे जल की कम प्राप्ति होती है। माना कि अधिकांश नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं, लेकिन बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो भी तो जाती हैं ना अरब सागर में। इससे कहीं ज़्यादा उत्तम हमारा आंसर है, बंगाल की खाड़ी में महासागरीय जल धाराओं का प्रवाह ज़्यादा रहता है जबकि अरब सागर में कम रहता है। देखिए, जागते रहना ये गलत है, डी। अपना आंसर इसमें सही क्या होगा? ये वाला आंसर। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर सी वाला, कि बंगाल की खाड़ी में नदियाँ अधिक मात्रा में ताजे जल का प्रवाह करती हैं क्योंकि हिमालय से निकलती हैं ना। अधिकतर नदियाँ जो 12 मासी हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भी जाती हैं, लेकिन सबसे अच्छा उत्तर इसमें यही होगा, सी। बंगाल की खाड़ी में नदियों द्वारा अधिक मात्रा में ताजे जल का प्रवाह होता है जबकि अरब सागर में नहीं हो पाता उतना। बंगाल की खाड़ी में महासागरीय धाराओं का प्रभाव ज़्यादा रहता है जबकि अरब सागर में कम। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है चौथा, डी सी है आंसर।
तो सी है ना आंसर, डी कहाँ से हो गया ये। देखिए, बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी तथा अन्य दूसरी नदियों द्वारा बहकर लाए गए ताजे जल के कारण लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी तथा दूसरी नदियों द्वारा बहकर लाए गए ताजे जल के कारण लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है और अरब सागर की लवणता जो है उच्च वाष्पीकरण अधिक है और ताजे जल की कमी है वहाँ, क्योंकि अधिकांश नदियाँ तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ना। अगर एग्जाम्पल देखें तो ब्राह्मणी वैतरणी का डेल्टा उधर है, गंगा नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र का उधर है, ठीक है, और इरावदी भी वहीं गिर रही है। चलिए अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, न केवल यूपीएससी सिविल सेवा के लिए हैं किंतु अपितु स्टेट पीसीएस के लिए भी। धन्यवाद।